हाँ भाई, चलो क्लास चालू करें हम लोग। हिया, शुभ, सिमरन। Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग सिमरन, हिया। चलिए, कल हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे। हम लोगों ने पढ़ना चालू किया कि भाई थ्रेड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमने थ्रेड पढ़ा वो हमारा थ्रेड था सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट में सब हमने क्लॉज पढ़े। कौन कौन से पढ़े थे थ्रेड्स हम लोगों ने कल? जल्दी बताओ, तुम लोग बताओगे, रोज रोज मैं नहीं बताऊंगा। Fee dependency, gifts and hospitality, or owning shares or financial interests. ठीक है, फी डिपेंडेंसी पढ़ लिया था। दूसरा कौन सा था? Gifts and हॉस्पिट hospitality. Gifts and गिफ्ट्स एंड hospitality. हॉस्पिटैलिटी। और एक और कौन सा पढ़ा था? Owning shares. ओनिंग शेयर्स और फाइनेंशियल इंटरेस्ट, है ना? ये कल तो ये तीनों समझ में आ गए? कोई डाउट यहाँ पे सिमरन या किसी को भी? अच्छे No, से। sir. No doubts. चलो, इसके सेफ गार्ड्स भी याद हो गए? क्या क्या सेफ गार्ड्स हैं इनके? Yes. चलिए, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं लोन्स एंड गारंटीज। ठीक है भाई, क्लाइंट है हमारा, ऑडिटर है हमारा। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेड डिपेंड, अच्छा ये, हाँ, whether the loan or guarantee is with a bank or similar financial institution and whether the amount is material. Loans and guarantees to audit clients are not permitted unless immaterial to the firm or individual making the loan agreement and the client. R511 जो है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि भाई लोन्स एंड गारंटीज परमिटेड नहीं है और टू ऑडिट क्लाइंट्स। ठीक है, अनलेस इमटेरियल टू द फर्म और इंडिविजुअल मेकिंग द लोन और गारंटी एंड द क्लाइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने टू ऑडिट क्लाइंट बोला है। टू ऑडिट क्लाइंट का मतलब क्या हो गया कि भाई ऑडिटर को अलाउड नहीं है कि वो अपने क्लाइंट को किसी तरीके की लोन दे या फिर उसके बिहाफ पे कहीं पे गारंटी दे। कई बार आपने लोन नहीं दिया है लेकिन आपने क्लाइंट के बिहाफ पे गारंटी दे दी है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। आया समझ में? क्लियर है? अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं भाई? क्या अलाउड नहीं है? ऑडिटर को अलाउड नहीं है लोन देना क्लाइंट को। ठीक है। आ गया सर? ये बात समझ में आ गई? पॉइंट समझ में आ गया? आया ना? आगे पढ़े। Yes, Yes, sir. sir. Loans and guarantees between an audit client, which is a bank or similar financial institution, and the firm, the audit team member, or the immediate family that are not made under normal lending procedures. अब ऑडिट इन्होंने बोला कि लोन्स एंड गारंटीज टू ऑडिट क्लाइंट्स आर नॉट परमिटेड ना। ये चीज इन लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में बोली है कि भाई ये परमिटेड नहीं है कि ऑडिट क्लाइंट को लोन दिया जाए अनलेस इमटेरियल, जब तक कि वो इमटेरियल नहीं है। बिटवीन एन ऑडिट क्लाइंट विच इज अ बैंक or similar financial institution, the firm, the auditing member, or their immediate family that are made under normal lending procedure, terms and conditions are not permitted. अभी कह रहे हैं कि loans and guarantees between audit client। ठीक है, अब कोई ऑडिट क्लाइंट मान लीजिए, अब हम अपोजिट बाइंड कर दें कि क्या क्लाइंट ऑडिटर को लोन दे सकता है क्या? ऐसा भी नहीं है कि आप ऑडिटर को लोन दे सकते, बट व्हाट इन सर्कमस्टांसेस की क्लाइंट मान लीजिए किसी तरीके का कोई बैंक है, किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो आपका ऑडिट क्लाइंट हो सकता है कि वो एक बैंक है या फिर किसी तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। और देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर दैट आर नॉट मेड, तो अब क्या यहां पर क्लाइंट जो कि बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो ऑडिटर को लोन दे सकता है नहीं दे सकता? तो इन्होंने कहा दे सकते हो आप लोन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका क्लाइंट है ही बैंक, तो बैंक का तो बिजनेस ही लोन देना है ना। यस और नो? आया ना? Yes, sir. बैंक का तो बिजनेस ही लोन देना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तो बिजनेस ही लोन देना है। तो ऑडिटर को या उसके ऑडिट टीम मेंबर को या फिर उन टीम मेंबर्स के रिलेटिव्स को या फिर ऑडिटर के रिलेटिव्स को लोन दिया जा सकता है इफ एंड ओनली इफ इट इज अंडर द नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर्स। जैसे आप किसी और को लोन देते, अगर उसी तरीके से आपने लोन दिया हुआ है तो इस तरीके का लोन अलाउड है। ठीक है। तो अगर क्लाइंट बोले ऑडिटर को सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, या उसको ऑब्लिगेट करने के लिए कि ठीक है वैसे तो हम आपको या आपके टीम मेंबर को या आपके टीम मेंबर या आपके रिलेटिव को लोन नहीं देते,
पर क्योंकि आप हमारे ऑडिटर हो तो हम हमारे स्पेशल केस कंसीडर करते हुए आपको लोन दे देते हैं, स्पेशल टर्म्स पे दे देते हैं। तो ऐसा लोन जो है वो क्लाइंट से नहीं लिया जा सकता। तो अगर नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर्स में आपको लोन मिल रहा है देन इट इज एक्सेप्टेबल। अगर आपको नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर्स में या अदर देन टर्म्स पे कंडीशंस पे जो कि स्पेशल है, ऑब्लिगेट करने के लिए की जा रही है, ऐसी टर्म्स पे अगर लोन दिया जा रहा है तो उस तरीके का लोन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? समझ में आ गई बात यहां तक? यस और नो? Yes, Yes. sir. ठीक है, दैट्स व्हाट दे हैव डिस्कस्ड अबाउट इन दिस पैराग्राफ। इफ एन इमटेरियल लोन, अगर कोई लोन जो कि इमटेरियल लोन है, और दूसरी बड़ी बात देखो, लोन मटेरियल नहीं होना चाहिए, लोन आपका इमटेरियल होना चाहिए। ठीक है ना? कोई बहुत ही बड़ा अमाउंट का लोन ले रखा हो तो एक बड़ी दिक्कत है वो। तो अगर लोन इमटेरियल है या फिर फ्रॉम अ बैंक और सिमिलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अंडर नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर लिया गया है, अच्छा ऐसे केस में भी अगर लिया गया है तो भी इन्होंने एक सेफगार्ड हमको बताया है कि अगर नॉर्मल उसमें लिया भी गया है ना तो भी सेफगार्ड ये है कि आप एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट कीजिए जो कि ऑडिट टीम का मेंबर नहीं होगा। वो क्या करेगा? ऑडिट के वर्क को रिव्यू करेगा। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. A loan or guarantee from an audit client which is not a bank or financial institution is not permitted. बाकी otherwise अगर ये क्लाइंट आपका कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो इससे आप लोन या गारंटी लोन नहीं ले सकते, ना ही वो आपकी गारंटी दे सकता है अनलेस एंड अनटिल इट इज इमटेरियल। अगर इमटेरियल, देखो ये मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट होगा ना, कोई चीज मटेरियल है या नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है ना? तो मेरे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है अभी आपको बताने के लिए कि भाई कौन सा अमाउंट इमटेरियल होगा कौन सा नहीं होगा। वो क्लाइंट के कैसा क्लाइंट है, कितना अमाउंट है, क्या उनके टर्नओवर्स रहते हैं, वो सब चीजों को कंसीडर करते हुए हम लोग देखते हैं। ठीक है? हालांकि मैं कुछ लेटर ऑन चैप्टर्स में आपको एक स्टैंडर्ड बता दूंगा, उस स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करके आप देख सकते हो कि कोई अमाउंट इमटेरियल अमाउंट है या मटेरियल अमाउंट है। चलिए, क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ तक ये बात? यस और नो? Yes, sir. हाँ, ना तो लोन लिया जा सकता है ना दिया जा सकता है, दोनों ही चीजें नहीं कर सकते अनलेस एंड इमटेरियल। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट को लेकर के आ गया ओवरड्यू फीस। देखो आपके क्लाइंट के पास आपकी फीस एक टाइम से ज्यादा ओवरड्यू नहीं रहनी चाहिए। अगर फीस ओवरड्यू रहेगी तो इससे भी किस तरीके का इंटरेस्ट क्रिएट होता है? सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट होता है, क्योंकि फिर आपको पता होता है अगर कल को क्लाइंट से फॉर एग्जांपल अगर इंसॉल्वेंट हो गया आपकी ऑडिट रिपोर्ट की वजह से, या उसको लॉस हुआ, लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर लिया, उसको पैसा उधार नहीं मिला, तो आपकी भी फीस जो है वो ओवरड्यू, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो आपकी फीस भी रिकवर नहीं होगी। तो ये भी एक तरीके का इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है। इस वजह से भी आप थोड़ा सा जो है वो हो सकता है बायस हो जाए, पार्शल हो जाए। तो आपकी फीस एक टाइम से ज्यादा, एक अमाउंट से ज्यादा ओवरड्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे कंसीडर करते हुए कि भाई ओवरड्यू फीस जो है वो थ्रेट है या नहीं है? ठीक है? हाउ लॉन्ग द डेप्ट हैज बीन आउटस्टैंडिंग, कितने टाइम से आपकी फीस आउटस्टैंडिंग है। अ सेल्फ इंटरेस्ट साइड में बी क्रिएटेड, अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फीस जो है वो ऑडिटर ने रिपोर्ट इस फॉर द फॉलोइंग ईयर इज ह्यू, तो पिछले साल की फीस अगर आपकी नहीं दी है, वो अमाउंट सिग्निफिकेंट अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, तो ये चीज क्या क्रिएट करेगी? सेल्फ सर्टिफिकेट क्रिएट करेगी। अब हम सेफगार्ड्स क्या अप्लाई करेंगे इसके लिए? कुछ भी नहीं है, फीस मांग लो उससे, बोलो भाई पार्शियल पेमेंट तो करो, कम से कम आधा पैसा तो दे दो, या 25% 30% कुछ पैसा दो, है ना? यही बोलेंगे भाई हमारी फीस एक अमाउंट से ज्यादा है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में आपके पास ओवरड्यू हो चुकी है, इससे हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है? हमारी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी। तो इस वजह से हम उनसे क्या बोलेंगे? या तो भाई पार्शियल पेमेंट करो या फुल पेमेंट करो, और इसके अलावा अदरवाइज आपको एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना चाहिए जो कि ऑडिट रिव्यू करेगा। ठीक है? जो कि रिव्यू करेगा दी वर्क परफॉर्म, जैसे भी आपने काम किया उसको क्या करेगा? यहाँ पे रिव्यू करेगा, और ये वो पर्सन होगा जो कि ऑडिट में पार्टिसिपेट जिसने नहीं किया हो। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. चलिए, एक लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे और चीज बताई कि अगर आपकी फीस ओवरड्यू हो गई है तो आपको ये देखना है कि क्या वो ओवरड्यू फीस एक तरह के लोन में कन्वर्ट हो गई है क्या? भाई एक तरीके से पैसा ही है, हम लोगों को देना ही है। यस और नो? इसकी भी Yes. कुछ, हाँ, इट इज सम अमाउंट इज ओवर ड्यू, तो क्या वो लोन की तरह कंसीडर किया जाएगा?
और क्या हम ये अब जरूरी हो गया है कि ये देखना कि हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते नहीं कर सकते, तो ये भी चीज देख लेनी चाहिए। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि भाई हमारे ऑडिटर और हमारे क्लाइंट के बीच में क्या कोई बिजनेस रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है क्या? ठीक है, क्या क्लाइंट और ऑडिटर के रिलेशनशिप के अलावा भी कोई अदर बिजनेस रिलेशनशिप बना सकते हैं? नहीं मैम। तो इन्होंने बोला है कि अगर आप अपने क्लाइंट के साथ बिजनेस रिलेशनशिप बना लोगे, जैसे कि उसके साथ कोई जॉइंट वेंचर कर लिया, कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज आप उसके साथ मिलकर के प्रोवाइड कर रहे हो जो, तो इससे सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट होगा, बिकॉज द ऑडिटर वुड गेट इन्वॉल्वड इन द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द क्लाइंट। तो बिजनेस उसका सही से चले, अच्छे से चले, इस चीज में आपका इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला भाई नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने क्लाइंट के साथ बिजनेस करने लगोगे, ये अलाउड नहीं है। अ फर्म, नेटवर्क फर्म और ऑडिट टीम मेंबर शुड नॉट हैव अ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप। अब इन लोगों ने किस किस के लिए मना कर दिया कि भाई कौन कौन लोग क्लाइंट के साथ बिजनेस नहीं कर सकते? ठीक है, एक तो ऑडिट फर्म नहीं कर सकती एक ऑडिट फर्म के नेटवर्क में अगर कोई फर्म है ना, मैंने कल जो हमने डिस्कशन किया तो नेटवर्क फर्म का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, समझ में आया था नेटवर्क फर्म हम लोग किसको कहते हैं? Yes. Yes, sir. ठीक है, और ऑडिट फर्म के अलावा ऑडिट टीम का कोई मेंबर भी नहीं कर सकता। इन तीनों को हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि भाई आप में से कोई भी पर्सन क्लाइंट के साथ बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आएगा, अनलेस इट इज इमटेरियल। अगर कोई बहुत छोटा मोटा रिलेशनशिप है, ठीक है, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इमटेरियल रिलेशनशिप है, तो वो एक अलग बात हो सकती है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. एक सेकेंड। अब इन लोगों ने बोला है कि देखो कई बार बिजनेस रिलेशनशिप है तो सही, ठीक है, द थ्रेट इंक्लूड वेदर द परचेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ना मटेरियल ड्यू। अब देखो कोई कंपनी है, से फॉर एग्जांपल, जो कि एयरटेल नाम से मैंने कंपनी है ना, तो मैं इसका यूजर हूँ, ठीक है, कंपनी कहीं ना कहीं बिजनेस मुझे प्रोवाइड करी है, सर्विस यूजर सर्विस ले रहा हूँ मैं इसकी कंपनी की, यस और नो? हाँ या नो? Yes. ठीक है, पहली बात तो जो एयरटेल मुझे सर्विस दे रही है, इट इज इन दी ऑर्डिनरी या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रही है मुझे, कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना भाई? नॉर्मल कोर्स ऑफ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिए, कुछ अलग से तो दिया नहीं है इन लोगों ने मेरे को सर्विस यहाँ पे। बहुत सारे लोग एयरटेल का नेटवर्क यूज करते हैं, उनमें से मैं एक पर्सन हूँ जो एयरटेल का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ। तो अगर नाउ दिस बीइंग द सिनेरियो, क्या मेरी इंडिपेंडेंस और मेरी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी क्या इससे? ये बताओ। No, sir. नहीं होगी ना No, इससे मेरी, sir. नहीं होगी ना इंडिपेंडेंट। बट अब चलो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, तो ये एक बात हो सकती है, ठीक है। नाउ मैं ऑडिटर ही हूं, मेरी ऑडिट फर्म है, ठीक है, ठीक है। अब ऑडिट फर्म के साथ साथ मेरा कोई दूसरा बिजनेस भी है जहां पे 1000 एम्प्लॉयज हैं, और इन 1000 एम्प्लॉयज के लिए मैंने एयरटेल से क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप इन 1000 एम्प्लॉयज को क्या देंगे, यहाँ पे अपनी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप बना है, ये मटीरियल है इमटीरियल है आपके हिसाब से? Material. ये मटेरियल है, चाहे ये ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्यों नहीं हुआ, काम तो उनका यही है, लेकिन स्टिल ये रिलेशनशिप बिल्ड गया मटेरियल। ये चीज ऐसी हो सकती है कि जिससे मेरे और मेरे हम दोनों के बीच में एक बड़ा रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे मैं उतना इंडिपेंडेंट होकर के काम नहीं कर पाऊं। तो जब आप देख रहे हो तो बहुत सारी चीजें जो कंसीडर करनी पड़ेगी। माइट भी हो सकता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया जा रहा हो, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि कितना मटेरियल आपका परचेज है, या क्या मटेरियल सर्विसेज उससे ले रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। सो इट विल अगेन भी डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस ना, परिस्थितियों पे डिपेंड है भाई, क्या है वो, है ना, मटेरियलिटी कितनी है परचेज की, बिजनेस ऑर्डिनरी कोर्स में है या नहीं है, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा।
चलिए आ गया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब जो आपने फ्रॉम एन एश्योरेंस डज नॉट नॉर्मली गिव्स टू राइट टू प्रोवाइड द ट्रांजैक्शन, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है, कमर्शियल टर्म्स में, तो ठीक है, उससे नहीं होता। इफ द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑडिटिंग मेंबर रिप्रेजेंट अ मटेरियल अमाउंट, ठीक है। अब मान लीजिए ऑडिट फर्म पूरी तो नहीं है, ऑडिट फर्म का कोई टीम मेंबर अगर इन्वॉल्व है, तो ऐसे टीम मेंबर को बाहर करना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसे टीम मेंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और दे शुड रिड्यूस द मैग्नो, या फिर ये टीम मेंबर अपना ट्रांजेक्शन्स का मैग्नीट्यूड कम करे, वरना अदरवाइज इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। आगे भाई समझ में बिजनेस रिलेशनशिप भी, नेक्स्ट पढ़े, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आ जाता है पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। देखो ऑडिट फर्म में बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत सारे ऑडिटर्स हैं। अब अगर क्लाइंट एक बड़ी कंपनी है, तो बहुत सारे ऑडिट फर्म के जो टीम मेंबर्स हैं या पार्टनर्स हैं, हो सकता है कि ये इस उम्मीद में हो कि भैया हमको तो क्लाइंट कंपनी के अंदर नौकरी मिल जाए, यहाँ जॉब हम लोगों को मिल जाए, ठीक है। अभी वो यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर सीकिंग टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन दी क्लाइंट कंपनी, ठीक है। तो ये जाना चाहता है, अब ये जाना चाहता है तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर ये ऑडिट भी कर रहा है और ये जाना भी चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे ऑडिट टीम मेंबर है, पार्टनर है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट यहाँ पर है या नहीं है इंटरेस्ट उसका यहाँ पे, ये सोनो। और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जो कि उसके पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक तरीके से क्वेश्चन क्रिएट कर दे कि भाई, हो सकता है अभी आप ऑडिट कर रहे हो और आपसे बोला जाए और आप नहीं मानो क्लाइंट की बात, तो क्लाइंट कहेगा ठीक है तुम्हें नौकरी चाहिए थी, अब नौकरी लेके दिखाओ। हो सकती है प्रॉब्लम्स, तो वो सोचेगा कि यार ठीक है, क्लाइंट को खुश करने के लिए जो वो कह रहा है वो कर लेता हूँ। आ रहा है समझ में, यस और नो? Yes, sir. तो इन्होंने कितना क्लियर लैंग्वेज में अब बोले कि अगर हमारी एंगेजमेंट टीम का कोई मेंबर है जो कि क्लाइंट की कंपनी में नौकरी करने जाना चाहता है, तो दे विल, वो ऐसा नहीं चाहेगा कि कुछ भी है वो ऐसा करे जिससे कि उसके फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट। द फर्म मस्ट एस्टैब्लिश, अब करना क्या पड़ेगा इसके लिए, जो सेफगार्ड्स हैं वो सेफगार्ड्स ज्यादा हैं, है ना। कोई भी ऑडिट फर्म जो है, उस ऑडिट फर्म को यहाँ पे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सेटअप करने बेटा, विच रिक्वायर टू इंडिविजुअल्स टू नोटिफाई द फर्म। तो इस तरीके के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए कि भाई जो टीम मेंबर या कोई पार्टनर अगर क्लाइंट के यहाँ पे जॉब करने की सोच रहा है, तो इस बारे में वो ऑडिट फर्म को नोटिफाई जो है उसको करना पड़ेगा। इस तरह के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपको बनाने पड़ेंगे ऑडिट फॉर्म में। क्लियर है भाई, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब अगर क्लाइंट की आपके ऑडिट फॉर्म में आपको पता लग रहा है कि भाई कोई टीम मेंबर ऐसा है या कोई पार्टनर ऐसा है, तो उस अगेन उसको टीम में से हटाओ, यहाँ से बाहर निकालो। और अगर उसने कोई काम किया है, कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट लिया है, तो ऐसे सिग्निफिकेंट जजमेंट को अप्रोप्रिएट रिव्यूअर से क्या कराना चाहिए, रिव्यू कराना चाहिए। ठीक है भाई, आ गया समझ में, क्लियर है, यस और नो? Yes. अच्छे से आ गया समझ में सबको, शुभ, सिमरन? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट रेट है वो है कंटीजेंट फीस। देखो कंटीजेंट फीस कभी भी नहीं हो सकती बेस्ड। कंटीजेंट फीस का मतलब क्या होता है, इट इज डिपेंड अपॉन सम अनसर्टेन इवेंट। इस चीज, क्या ऑडिटर को ये अलाउड है कि वो अनसर्टेन इवेंट्स के ऊपर बेस्ड अपनी फीस डिटर्मिनेशन रख देगा, करेगा? अब No, अनसर्टेन sir. इवेंट क्या हो सकता है, ऐसा अलाउड नहीं है ना, आप नहीं कर सकते। जो भी फीस है आपको डिटर्मिनेशन उसका करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप जब एंगेज हो गए वो तभी करना चाहिए आपको ना, आप उसको कंटीजेंट नहीं रख सकते। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि बेस्ड ऑन लेवल ऑफ प्रॉफिट, आफ्टर ऑडिट जो भी प्रॉफिट रहेगा उसका आपने कर दिया, तो ऑडिटर के मन में तो क्या आ जाएगा कि भाई मैं ऑडिट कर रहा हूँ लेकिन ऑडिट के बाद प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, ये आ जाएगा उसके मन में, तो तभी उसकी फीस ज्यादा होगी, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, तो इस वजह से कभी भी ऑडिटर को कंटीजेंट फीस के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। द ऑडिटर वुड हैव इंसेंटिव टू इंश्योर अ पर्टिकुलर आउटकम इज अचीव इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द ऑडिट फीस दैट इज ओवरलुक। तो वो कर क्या हो सकता है कि ऑडिटर के मन में आ जाए कि फिर वो एडजस्टमेंट जो कि उसको रिकमेंड करने चाहिए थे वो उनको ओवरलुक करें। कंटीजेंट फीस
fees for based on particular example level of profits of the company are not permitted for audit engagement. R410 बहुत क्लियरली कह रहा है कि भाई इस तरीके से आप फीस का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि आप ऑडिट के अलावा भी कुछ सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, क्या उनके लिए जो आप नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ऑडिट इज अश्योरेंस सर्विसेज ना, ये पता है नहीं पता? क्योंकि ये मैंने बहुत फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन किया, ऑडिट इज अ टाइप ऑफ अश्योरेंस सर्विस, है ना। So when I'm Yes, saying the sir. हाँ, जब मैं बोल रहा हूँ assurance service, I mean to say audit. बट अब कई बार क्या होता है कि आप ऑडिटर अपने क्लाइंट को अश्योरेंस के साथ साथ कुछ नॉन अश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जो कि परमिटेड होती है। देखो सब तरह के, ऐसा नहीं है कि हम एक मान के बैठ गए कि भाई ऑडिटर बाइस्ड ही होगा, पार्शली होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो हमने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना उसको अलाउ किया है कि भाई आप अपने क्लाइंट के लिए ऑडिट के साथ साथ कुछ और भी सर्विसेज दे सकते हो जो कि नॉन अश्योरेंस नेचर की होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए वो काम। लेकिन क्या इन नॉन अश्योरेंस सर्विसेज की फीस भी कंटीजेंट हो सकती है या नहीं कर सकती? तो हमने कहा कि अगर ऑडिटर ही अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा है नॉन अश्योरेंस सर्विसेज तो ऐसे केस में फीस कंटीजेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। नॉन अश्योरेंस प्रोवाइडेड इफ द क्लाइंट, अगर वो फीस मटेरियल है, ठीक है, द आउटकम ऑफ द नॉन अश्योरेंस सर्विस इज डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर जजमेंट रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ मटेरियल अमाउंट। और उसके अलावा अगर फीस मटेरियल है, देखो अगर फीस इमटेरियल है, बहुत कम अमाउंट है ना फीस का, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अमाउंट मटेरियल है तो ऐसे केस में फीस कंटीजेंट नहीं होगी, ठीक है। एंड अगर नॉन अश्योरेंस सर्विस की जो फीस डिपेंड है, जिस भी फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड है, ठीक है, वो फैक्टर आपका फ्यूचर रिलेट करता है ऑडिट से, मतलब ऑडिट के बाद पता चलेगा कि भाई वो कितनी फीस यहाँ पे आपको उस काम की मिलने वाली है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। से फॉर एग्जांपल कि आप अपने क्लाइंट को नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, इसकी जो फीस है वो डिपेंडेंट है किसी फैक्टर के ऊपर, है ना, ठीक है, फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये फीस होगी कितनी, इट विल बी डिटरमाइंड आफ्टर द ऑडिट। तो अब आप जब ऑडिट करोगे तो ऑडिट करने के बाद इस फीस का डिटर्मिनेशन होगा, आफ्टर ऑडिट इस फीस का डिटर्मिनेशन होगा। तो इस बात के चांसेस हो सकते हैं ना, क्योंकि आप चाहते हो भी ज्यादा से ज्यादा फीस है, तो ऑडिट जब आप करोगे तो इस फैक्टर पे ध्यान दोगे कि भाई जहां एडजस्टमेंट होने चाहिए थे वो आपने नहीं करा है। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फीस मिले। ये चीज हो सकती है, हाँ या ना, यस और नो? Yes, sir. शुभ, समझ में आ रही है बात? सिमरन, समझ में आ रही है मेरी बात? सर एक बार रिपीट Yes, कर sir. दीजिए। हाँ, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल ये फैक्टर हम लोग प्रॉफिट, इसको फैक्टर को चेंज कर देते हैं, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट है, आपने कोई नॉन अश्योरेंस सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करी है। मान लो नॉन अश्योरेंस सर्विसेज अकाउंटिंग ही है, आप अपने क्लाइंट के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, अकाउंटिंग इज नॉन अश्योरेंस सर्विस। अब इस अकाउंटिंग की फीस बेस्ड है कि भाई आफ्टर ऑडिट प्रॉफिट कितना आपको मिलता है, होता है आफ्टर ऑडिट प्रॉफिट। तो अभी फीस आपको मिली नहीं है और आप ही इसको ऑडिट करने वाले हो, तो अगर मान लीजिए से फॉर एग्जांपल अब आपकी नजरों के सामने कोई एडजस्टमेंट आता है जो कि करना जरूरी है, और आप क्लाइंट को बोलते हो कि भाई एडजस्टमेंट करो, तो इससे आपका प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या आप ये एडजस्टमेंट उसको सजेस्ट करोगे? नहीं। No, नहीं sir. करोगे? सिमरन, करोगे? No, sir. नहीं करोगे ना? क्यों? क्योंकि इस प्रॉफिट में आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएटेड है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने ये एडजस्टमेंट रिकमेंड किया तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा और आपकी फीस कम हो जाएगी, तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. यस सर। दिस बीइंग द रीजन, अगर आप अपने क्लाइंट को नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी फीस जो है वो कंटीजेंट नहीं हो सकती, वो भी उस फैक्टर के ऊपर जो कि ऑडिट होने के बाद आपका आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. यस सर। नाउ दे हैव डिस्कस्ड एन एग्जांपल, एन ऑडिट टीम मेंबर वर्किंग ऑन द ऑडिट ऑफ अ बैंक, ठीक है। क्लाइंट क्या है हमारा यहाँ पर? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है है यस ना, Yes. सर। इसका काम है लोन देना, ठीक है। अब इसने ऑफर किया लोन, लेकिन लोन इसने ऑफर किया प्रेफरेंशियल रेट पे,
वो ऑडिट टीम मेंबर को लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रेफरेंशियल रेट पे देने के लिए तैयार है क्योंकि वो ऑडिट के अंदर इन्वॉल्व है. इज दिस लोन इज अलाउड और नॉट? No, sir. No, इट विल बी नॉट अलाउड. आप उसको ऑडिट टीम मेंबर होने की वजह से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रोसीजर्स में दिया होता, बिजनेस में दिया होता तो अलग बात होती. द लोन आप यहाँ पे क्लाइंट टीम मेंबर को लेने के लिए मना कर देना चाहिए अंडर कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस अवेलेबल टू एवरीवन. ठीक है, सिंपल सी बात है. आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंपनसेशन एंड इवेल्युएशन पॉलिसीज. A self-interest set is created when a member of the audit team is evaluated or compensating for selling non-assurance services to the client. अब आपका सेल्फ इंटरेस्ट रेट क्रिएट होगा जब आपकी ऑडिट टीम मेंबर का इवेल्युएशन या उसको कंपनसेट आप कैसे करेंगे कि हम उसने कैसे नॉन अश्योरेंस सर्विसेज ऑडिट क्लाइंट को बेची है. ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करें, हम हमारे क्लाइंट को नॉन अश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं ना, है ना? yes, Yes, sir. sir. अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कर सकते हो. अब कोई ऑडिट टीम का मेंबर है हमारा ना, अब कोई हमारा टीम मेंबर है, ठीक है. इस टीम मेंबर का, ये ऑडिट टीम का मेंबर है ना, किसकी टीम का मेंबर है ये ऑडिट टीम के मेंबर है. तो अगर इस ऑडिट टीम मेंबर के काम का इवेल्युएशन या फिर इसको जो कंपनसेशन दिया जाना है, इसको जो पैसा पे किया जाना है इस टीम मेंबर को, वो हमने बेस कर दिया किसके ऊपर? वो हमने बेस कर दिया कि इसने किस तरीके से नॉन अश्योरेंस सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड करी. अच्छा, ये वही क्लाइंट है जिसके लिए आप ऑडिट भी कर रहे हो ना, इस क्लाइंट के लिए हम लोग ऑडिट भी कर रहे हैं, इस क्लाइंट की ऑडिट भी होनी है. लेकिन अब आप अपने टीम मेंबर को कि काम का इवेल्युएशन इसके बेसिस पे करने वाले हो कि भाई इसने क्लाइंट को कैसी नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करी है, या फिर इसका कंपनसेशन हमने बेस्ड इस चीज के ऊपर कर दिया कि यहाँ पे किस तरीके से इस क्लाइंट को नॉन अश्योरेंस सर्विसेज सेल करी गई. आ रहा है समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. अब ये थ्रेड कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है काम. जब आप काम ले सकते हो तो आप काम कर भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब इन्होंने बोला है लेकिन इसमें एक थ्रेट है कि ये जो टीम मेंबर है, इस टीम मेंबर का सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है. ठीक है, अब ये सेल्फ इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ है ये थ्रेट है या नहीं, इस चीज को कैसे हम लोग पता करेंगे? तो इन्होंने बोला कि द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल कंपनसेशन ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन दैट इज बेस्ड ऑन सच सर्विसेज. मतलब कि ये इसके ऊपर बेस्ड है कि इसको जो कंपनसेशन दिया जाना है उस कंपनसेशन का प्रपोर्शन कितना है. ठीक है, द रोल ऑफ इंडिविजुअल इन दी ऑडिट टीम. इसके अलावा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेकंड थिंग सेकंड, दूसरी चीज की बेस इंडिविजुअल का रोल ऑडिट टीम में क्या रहा है. ठीक है, और वेदर प्रमोशन डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल ऑफ सर्विसेज. क्या इसको आप प्रमोट करेंगे तो वो उस सर्विस के बेस पे प्रमोट करेंगे क्या, जो सर्विस इसने क्लाइंट को नॉन अश्योरेंस की प्रोवाइड करी है. अब ये चीजें आपको देखनी है, उसी के बाद ये पता चलेगा कि ये थ्रेड कितना, ये थ्रेड है भी या नहीं है. ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि क्या होगा ना, देखो इस चीज को समझना. अब इस जगह पे आप अपने आप को रखो, से फॉर एग्जांपल कि भाई हिया इस पोजीशन में है, एक ऑडिट फर्म में हिया काम कर रही है. अब आप क्लाइंट के पास जो है दोनों तरह की सर्विसेज आप उसको दे रहे हो. आप क्लाइंट के लिए ऑडिट भी कर रहे हो, टीम के मेंबर भी थे उस टीम में, और आपने क्लाइंट की अकाउंटिंग भी करी है. ठीक है, अब आपको पता है कि अगर अकाउंटिंग मैंने अच्छे से नहीं करी होगी तो वो चीज ऑडिट में पकड़ में आएगी. ऑडिट करेगा कौन? लेकिन ऑडिट तो मैं ही करूंगी, तो मैं पकड़ूंगी नहीं गलतियां. तो जब गलतियां पकड़ी नहीं जाएंगी तो अकाउंटिंग अच्छी होगी. और मेरे को मेरा इवेल्युएशन भी तो अकाउंटिंग के बेसिस पे आप कर रहे हो, आप ऑडिट के बेस पे इवेल्युएशन नहीं कर रहे.
आपको पता है कि आपका सीनियर बोल रहा है भाई ऑडिट कोई बात नहीं, जैसे भी तुमने करी हो अकाउंटिंग अच्छी करी जानी है, मेरे को मेरा कंपनसेशन भी ऐसे मिलेगा, इवेल्युएशन भी ऐसे मिलेगा, कल को मेरी फर्म में मुझे प्रमोशन भी ऐसे ही मिलेगा। यस और नो, हाँ या ना? तो आप क्या करोगे? आप करोगे कि सोचोगे कि मैं जो अकाउंटिंग मैंने करी थी मैं उसमें एरर्स पॉइंट आउट नहीं करूं, मैं उसमें फ्रॉड पॉइंट आउट नहीं करूं। यस और नो, ये करोगे आप? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अगर कोई डाउट हो तो बता देना, है ना? अपने आप को उस पोजीशन में रख के ये चीज सोचनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगी। आप ये सोचो कि भाई अब आप एक ऑडिट टीम के मेंबर हो, ठीक है? ऑडिट क्लाइंट की करनी है और उसी क्लाइंट की अकाउंटिंग भी आपने ही करी है, ठीक है? अब आपकी जो ऑडिट फर्म है वो आपको इज्जत ऑडिट के काम के लिए नहीं दे रही है, वो अकाउंटिंग के काम के लिए दे रही है। तो काम तो आप कौन सा अच्छा करोगे? अकाउंटिंग अच्छे से करोगे, ऑडिट अच्छे से करोगे? कौन सा काम अच्छे से करोगे? Accounting. अकाउंटिंग। और ऑडिट के काम में तो गलतियां पकड़नी थी ना अकाउंटिंग के अंदर, अब गलतियां पकड़ोगे तो खुद की गलतियां पकड़ोगे, वो तो यस और नो? Yes, इससे sir. तो इससे तो तुम्हारा काम खराब दिखेगा। तो आप गलतियां नहीं पकड़ोगे, होगा नहीं होगा? यस और नो? Yes, sir. ऐसा होगा। तो अगर किसी पर्सन को आपने इन्वॉल्व कर लिया, ऐसे पर्सन को जो कि ऑडिट भी कर रहा है, जो कि नॉन अश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, और ऑडिट टीम मेंबर उस पर्सन को का इवेल्युएशन भी काम का, उसका कंपनसेशन भी वो नॉन अश्योरेंस सर्विसेज के बेसिस पे कर रही है, तो ऐसे पर्सन से सेल्फ इंटरेस्ट रेट किया होता है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है। अब इन फैक्टर्स का क्या रोल है? फैक्टर्स का रोल ये है कि पर्सन ने किया काम, कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल ऑडिट टीम में था नहीं, ठीक है? चाय पिलाता था लोगों को, ठीक है? तो क्या फर्क पड़ता है उससे? उससे ऑडिट कॉम्प्रोमाइज हुई क्या? No, No, sir. sir. टीम में तो था, चाय पिलाता था लोगों को, उनके छोटे मोटे काम करता था, कोई मेजर जजमेंट नहीं लिया। तो आप बोलोगे हाँ भाई कोई बात नहीं, वो ऑडिट टीम में था भी सही, और वो उसने नॉन अश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करी, बट ऑडिट टीम में उसका इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, इस वजह से ये थ्रेट नहीं है। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। वेदर प्रमोशन डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस बाय द सेल ऑफ सर्विसेज, ये देखना पड़ेगा कि कल को उसको कोई फ्यूचर बेनिफिट, वो नॉन अश्योरेंस सर्विसेज, तो अगर आपने बोला कि नहीं नहीं इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसने कितनी भी अच्छी अकाउंटिंग करी हो लेकिन अगर इसने ऑडिट अच्छी नहीं करी तो हम इसको फ्यूचर में प्रमोट नहीं करने वाले, तो बात खत्म हो गई ना यहाँ पे। लेकिन अगर आप बोलो कि देखो इसने ऑडिट करी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑडिट टीम में मेंबर था, इसने कैसा काम किया, हमें फर्क पड़ता है इसने अकाउंटिंग कैसे करी, और अगर इसने अकाउंटिंग अच्छी करी तभी हम इसको प्रमोट करने वाले हैं, तो फिर तो वो बहुत ज्यादा खतरे वाली बात हो गई, थ्रेट वाली बात हो गई कि भाई इसका तो फ्यूचर ही इस चीज के ऊपर डिपेंड था जो नॉन अश्योरेंस सर्विसेज है। तो हमको दिस इज बिकम अ थ्रेट, हमें सेफगार्ड अप्लाई करने पड़ेंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सिमरन, आपको भी आ गया समझ में? यस और नो? Yes, sir. अगर ऐसा कोई टीम मेंबर है तो उसका कंपनसेशन प्लान और इवोल्यूशन प्रोसेस के आप रिवाइज करो, उसको टीम से निकाल दो, और उसने जो काम किया हो उस काम को रिव्यू आप एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर से कराइए। क्लियर है? समझ में आ गया? दीज आर दी सेफगार्ड। यस और नो? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ की ऑडिट पार्टनर शुड नॉट बी इवेल्युएटेड। अब ठीक है, टीम मेंबर का इवेल्युएशन आप कर सकते हो, लेकिन आपके की ऑडिट पार्टनर्स मतलब क्या होता है, इसके लिए आपको धीरे धीरे ऑडिट फर्म की हायरार्की समझनी पड़ेगी, जो आपकी कॉर्पोरेट से अलग होती है। देखो ऑडिट में या फिर लॉ फर्म्स में इस तरीके से काम नहीं होता जैसे कि कंपनीज में काम होता है, हमारी हायरार्की अलग है। हमारे यहाँ पे सबसे जो सीनियर्स होते हैं वो पार्टनर्स होते हैं। कौन होते हैं भाई सबसे सीनियर्स? सबसे जो Audit सीनियर्स होते हैं ना, partner. हाँ, जैसे आज अगर से फॉर एग्जांपल अभी तुम तीन जने हो, तीन तीन जने मिलकर के एक अपनी ऑडिट फर्म स्टार्ट करो, यू विल बी कंसिडर्ड एज पार्टनर। अब आने वाले 5-10 ईयर्स में अगर आपकी ऑडिट फर्म बड़ी होगी तो यहाँ पे आप डायरेक्टर नहीं बन जाओगे, ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप अपनी फर्म में पार्टनर्स ही रहेंगे, ठीक है? आई पास आएंगे तो यू विल बी द मोस्ट सीनियर, ठीक है? फिर आप सीनियर हो, फिर आपके एसोसिएट्स होंगे, ठीक है? सीनियर एसोसिएट्स होंगे, फिर सीनियर एसोसिएट्स के नीचे जूनियर एसोसिएट्स होंगे, फिर टीम होगी।
ठीक है, तो टीम में अगर कोई काम कर रहा है ऑडिट क्लाइंट के लिए नॉन अश्योरेंस सर्विसेज का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आप तीनों में से कोई भी पर्सन आप ही के क्लाइंट को नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है क्या? ये इन लोगों ने बोला कर भी सकते हो, तो भी की ऑडिट पार्टनर के काम का इवेल्युएशन नॉन अश्योरेंस सर्विसेज के बेस पे नहीं किया जाएगा। मतलब ये नहीं बोल सकती कि शुभ ने क्योंकि क्लाइंट हमारा जो था उसकी अकाउंटिंग करी है तो शुभ का एप्रिसिएशन ऑफ वर्क उस बेसिस पे आप नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में क्लियरली यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो की ऑडिट पार्टनर्स के काम का इवेल्युएशन या कंपनसेशन इस चीज के ऊपर नहीं हो सकता कि उन्होंने अपने ही क्लाइंट को किस तरीके से नॉन अश्योरेंस सर्विसेज सेल करी है। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. चलो इसको फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे, अभी 11 बज गए हैं, है ना, काफी लेट हो गया है। कल हम लोग एक्चुअल एंड थ्रेटन लिटिगेशन में पढ़ना चालू करेंगे, ये बाकी आप रिवाइज कर लेना। कल मतलब अब मंडे को होगी, और मंडे को भी क्लास है क्या आपकी उसकी अकाउंट्स की? Yes, sir. Taxation की Yes, sir. class है. चलो फिर तो यही टाइम रहेगा अभी, है ना? Okay, sir. Okay, sir. ठीक Thank है, you, बाय, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. Bye. Sir.